हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 17 अप्रैल और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सागरमाला प्रोग्राम। देन हम देखेंगे खनिज विदेश इंडिया इंडिया लिमिटेड के बारे में। देन हम अमरावती क्वांटम वैली के बारे में देखेंगे। विटामिन डी हाल ही में न्यूज में रहा है, कुछ रिसर्च की वजह से हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एक्सरसाइज दस्तलिक के बारे में। वायुसेना नगर जो नागपुर में है, ये न्यूज में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सागरमाला कार्यक्रम है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एक्सपेंशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, सेकंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट, थर्ड एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन या फिर अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट। आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सागरमाला प्रोग्राम है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। So the Sagarmala program was launched in March 2015 to promote port-led development and enhance India's logistics efficiency and trade competitiveness. So the program currently includes 844 projects worth 6.06 lakh crore, out of which 315 projects worth 1.57 lakh crore have been completed. सो ये जो प्रोग्राम है इसका एम है टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय प्रमोटिंग कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज alongside existing road and rail network. So this program is based on the 5 pillars, namely port modernization and new port development, port connectivity enhancement, port-led industrialization, coastal community development, and promotion of coastal shipping and inland waterways transport. तो आप ध्यान रखेंगे ये जो सागरमाला प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया 2015 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अप्रैल 2026 खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड has received environmental clearance for lithium exploration in which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2026 में जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है उसको किस देश में लिथियम अन्वेषण के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना या फिर बोलीविया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो खनिज जो विदेश इंडिया लिमिटेड है उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए अर्जेंटीना में, आप देख सकते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड has received a environmental clearance from the government of Argentina for deep exploration of 5 brine-based lithium blocks. So this marks a significant step in securing critical minerals, especially lithium, which is essential for batteries and clean energy technologies. साथ ही खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है ऑफ 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड with a shareholding ratio of 40, 30 and 30.
तनिष्क विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 2019 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 with an objective to identify, explore and acquire overseas mineral deposits and bring strategic minerals into India. और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So this company is currently focusing on the two prime critical and strategic minerals जो कि है lithium and cobalt. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which state has launched India's first quantum test facilities? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत की जो पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा है वो किस राज्य में शुरू की गई है. आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो इंडिया का जो फर्स्ट क्वांटम टेस्ट फैसिलिटी है वो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में. आप देख सकते हैं Andhra Pradesh has launched India's first quantum test facilities under the Amravati Quantum Valley Initiative on the occasion of World Quantum Day जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 14th of April को. So the facilities include two quantum reference facilities at SRM University Amravati and Medha Towers in Gunavaram, creating India's first quantum test and certification ecosystem. So ये जो सिस्टम है इट ऑपरेट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स एंड सपोर्ट एडवांस्ड क्वांटम रिसर्च एंड इनोवेशन. So the initiative promotes collaboration among academia, startups and industry with support from institutions like Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science and Defense Research and Development Organizations. तो आप ध्यान रखेंगे जो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम टेस्ट फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया गया अंडर अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव इन आंध्र प्रदेश. साथ ही आप ध्यान रखेंगे जो वर्ल्ड क्वांटम डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 14th ऑफ अप्रैल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to vitamin D, consider the following statements. सो यहां पर जो विटामिन डी होता है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. सेकेंड, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. एंड थर्ड, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज बेरी. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है. आपको बताना है ये जो विटामिन डी है इससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड. थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. So, a new study says that your vitamin D level in your 30s and 40s is a determining factor of your brain age in your 60s and 70s. So, विटामिन डी जिसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं इट इज अ फैट soluble vitamin that is naturally present in few foods added to others and available as a dietary supplement. So, it is also produced endogenously when UV rays from sunlight strike the skin and trigger vitamin D synthesis. So, during periods of sunlight, vitamin D is stored in fat and then released when sunlight is not available.
Very few food products naturally contain vitamin D, so most people get vitamin D in their diet from foods that are fortified, and this means that vitamin D is added to the food. So these foods may include milk, cereal, and yogurt. Foods that naturally have vitamin D include egg yolk, saltwater fish, and liver. So the amount of vitamin D you need each day depends on your age. सो विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है अगर हम इसके बारे में बात करें तो विटामिन डी जो है ये प्रमोट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड विच इज नेसेसरी फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. And vitamin D has other roles in the body, including reduction of inflammation as well as modulation of such process as cell growth, नर्मोमस्कुलर एंड इम्यून फंक्शन. सो आप ध्यान रखेंगे. चिल्ड्रंस की बात करें तो जब बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो वो कारण बनता है रिकेट्स डिजीज का, इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट, वीक, डिफॉर्म्ड एंड पेनफुल. और टीन्स या फिर अडल्ट्स की बात करें तो जब टीन्स या अडल्ट्स में विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो ये कॉज करती है एस्ट्रोमलेशिया को. सो ये एक डिसऑर्डर है दैट कॉजेज बोन पेन एंड मसल वीकनेस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सरसाइज दस्तलिक recently in the news is conducted between India and which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो अभ्यास दस्तलिक है उसका संचालन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मंगोलिया, फ्रांस, रसिया या फिर उज्बेकिस्तान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो एक्सरसाइज दस्तलिक जो है इसका आयोजन किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. आप देख सकते हैं. So recently, the Indian Army contingent departed for participating in the 7th edition of Exercise Dastalik. So Exercise Dastalik जो है ये एक joint military exercise है conducted between India and Uzbekistan, and it is a yearly event conducted alternatively in India and Uzbekistan. It mainly consists Indian Army's battalion of the Mahar Regiment and 15 personnel from the Indian Air Force. सो ये जो एक्सरसाइज है इसका एम है टू फोस्टर मिलिट्री कोऑपरेशन एंड एनहांस कंबाइंड कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट ज्वाइंट ऑपरेशंस इन सेमी माउंटेनियस टेरेन. And it will also establish a unified operational algorithm between the command and control structures of the both the contingents for planning and execution of joint operations. So key operational aspects to be practiced include land navigation, strike missions on enemy bases, and seizure of enemy held areas. उज्बेकिस्तान की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं. ये एक डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है इन सेंट्रल एशिया, एंड दिस कंट्री उज्बेकिस्तान इज सराउंडेड बाय द 5 कंट्रीज जो कि है कजाकिस्तान टू द नॉर्थ, किर्गिस्तान टू द नॉर्थ ईस्ट, ताजिकिस्तान टू द साउथ ईस्ट, अफगानिस्तान टू द साउथ, एंड तुर्कमेनिस्तान टू द साउथ वेस्ट. So making it one of the only 2 doubly landlocked countries on the earth, and the other country is Liechtenstein. आप ध्यान रखेंगे उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उज्बेक. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
What was the primary theme of the Indian Air Force's Maintenance Command Commanders Conclave 2026 held at वायु सेना नगर नागपुर? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, नागपुर का जो वायुसेना नगर है उसमें आयोजित भारतीय वायुसेना के रख रखाव कमान कमांडरों का जो सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ है उसका मुख्य विषय क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं, मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस, सेकंड, enhancing efficiency and resource utilization in Indian Air Force, थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फ्लीट्स, या फिर आत्मनिर्भर भारत अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन मेंटेनेंस। आपको बताना है कि इंडियन एयरफोर्स का जो मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव हाल ही में संपन्न हुआ है नागपुर में, उसका जो मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये थीम रहा है मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। आप देख सकते हैं, द मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव was successfully conducted at the Vayu Sena Nagar Nagpur on 10th and 11th of April 2026. So the conclave was focused on the theme maintenance command in mission mode to support operations, and the theme underscores the command's commitment to ensuring all maintenance activities are aligned with operational requirements. So the event was presided over by the Air Marshal Yala Umesh, the Air Officer Commanding in Chief of the Maintenance Command. Discussions revolved around enhancing efficiency, optimizing resource utilization, and strengthening maintenance support systems to ensure sustained operational readiness. So the conclave emphasized technological integration with modernization and the adoption of best practices to address emerging challenges in the Indian Air Force. तो आप ध्यान रखेंगे, जो मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव हाल ही में संपन्न हुआ है इसका आयोजन किया गया है नागपुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute has become the first under the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences to achieve ISO accreditation for its clinical laboratory in biochemistry and hematology? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद के अंतर्गत कौन सा संस्थान जैव रसायन और हेमेटोलॉजी में अपने नैदानिक प्रयोगशाला के लिए आईएसओ मान्यता प्राप्त करने वाला पहला संस्थान बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, सेकंड, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, थर्ड, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, या फिर सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु को। आप देख सकते हैं, CARI Bengaluru is the first institute under the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences to achieve this global accreditation in both biochemistry and hematology. So the accreditation ensures that the laboratory delivers accurate, reliable, and safe diagnostic results in line with the international quality standards. The laboratory currently holds NABL accreditation for 50 test parameters across biochemistry and hematology, including
blood glucose, HbA1c, and lipid profiles. So during the year 25-26, the laboratory conducted over 1.52 lakh investigations serving more than 9,300 patients. So this achievement marks a transformation from an entry-level NABL certified facility to a fully established center of excellence. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.